हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण विधि के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण विधि। ठीक, रस समीकरण विधि इंग्लिश में थोड़ा नाम आसान है, इंग्लिश में इसको स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। स्टोइकियोमेट्री, ठीक, STOICHIOMETRY, स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है ये अपने को बहुत जरूरी है। कोई भी अभिक्रिया है, चाहे वो कार्बनिक है चाहे अकार्बनिक है, अपने को स्टोइकियोमेट्री का पता होना चाहिए कि क्या होती है। 12वीं में जब आप 12th क्लास का जो पहला लेसन है सॉलिड स्टेट, उसमें भी स्टोइकियोमेट्री आएगी। तो जिस बच्चे को ये नहीं आता टॉपिक, फिर वो उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण विधि किसको कहा जाता है। चलिए देखो, कोई भी रिएक्शन जब होती है, मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन हुई N2 + 3H2 2NH3, जैसे ये कोई अभिक्रिया हुई। इस अभिक्रिया में ये अभिकारक हैं, इनको उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, ये तो कौन है, अभिकारक, और ये कौन है, उत्पाद। ठीक, अभिकारक उत्पादों में बदलते हैं। अभिकारकों के अणुओं की संख्या कितनी है, कितने मोल है, उत्पाद में अणुओं की संख्या कितनी है और कितने मोल और ग्राम में कितनी मात्रा है, ये सारा का सारा जो संख्यात्मक विश्लेषण है, इसको बोलते हैं संख्यात्मक विश्लेषण। पूरा का पूरा जो संख्यात्मक विश्लेषण है, इस संख्यात्मक विश्लेषण को ही किसी अभिक्रिया की रस समीकरण विधि कहा जाता है। रस समीकरण विधि कहा जाता है। समझ में आया? इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसी भी रिएक्शन का क्या कहलाता है, रस समीकरण विधि कहलाता है। समझ में आ गया ये वाला? चलिए, तो अब देखो, अब मैं आपको एक रिएक्शन की मदद से ये बताऊंगा कि रस समीकरण विधि को कैसे अपन एनालाइज करते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, ये जो भी रिएक्शन लिखी थी उसी की बात कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा N2 + 3H2, तीर का निशान 2NH3। क्योंकि ये तीनों के तीनों गैसीय अवस्था में है, तो नाम के साथ अपन इनके साथ G लगाते हैं। ठीक है, गैसीय अवस्था में ये G जो लिखा हुआ है ना, ये भी रस समीकरण विधि का ही भाग है। इससे अपने को कुछ पता चल रहा है कि ये अभिकारक और उत्पाद किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था के अंदर है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं बात करता हूं मोलों की संख्या, तो देखो मोलों की संख्या इसमें अपने को कहां से मिलेगी। तो जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल लिखा है ना, तो यहां पे जो लिखा होता है ना, इससे पहले उसको मोलों की संख्या कहा जाता है। तो नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, 1 मोल है। भाई कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 मोल है, 1 है वहां पे। हाइड्रोजन के कितने मोल हुए, 3 मोल। तो हाइड्रोजन कितने मोल है, 3 मोल है। अमोनिया के कितने मोल हुए, तो कितने, 2 मोल। तो इसका मतलब 2 मोल है। बात क्लियर हुई ना? चलिए, अब अपन बात करते हैं अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या, तो देखो भी अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं। हालांकि मैं आपको मोल अवधारणा पहले पढ़ा चुका हूं, तो आपको पता होगा कि 1 मोल जो है, 1 मोल में कितने अणु होते हैं। 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 मोल होते हैं। 23 अणु होते हैं, मोल नहीं होते, 23 अणु होते हैं। ठीक है, जब हमने पढ़ा था ना 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 होते हैं। तो
तो एक मोल में कितने अणु होते हैं? 6.023 × 10⁻23। ठीक, अब यहां देखो नाइट्रोजन के कितने मोल हैं? कितने मोल हैं? संख्या इधर लिख दिया, एक मोल है, तो एक मोल में अणु कितने होंगे? इतने। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के अणु कितने हैं? 6.023 × 10⁻23। समझ में आया? हाइड्रोजन के कितने अणु उपस्थित हैं? तो देखो 3 × 6.023 × 10⁻23। क्लियर? अमोनिया के कितने मोल हैं? 2 × 6.023 × 10⁻23। तो इस तरीके से अणुओं की संख्या निकाल दी जाती है। ठीक है, यानी कि एक मोल में अणुओं की संख्या अपने को पता है कितनी होगी, तो जितने मोल दिए हैं उनको क्या करो आप 6.023 × 10⁻23 से गुणा कर दो, तो अणुओं की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक, अब देखो ग्राम में मात्रा। यानी कि इस अभिक्रिया के अंदर अगर मैं बात करूं ग्राम की भी, कितने ग्राम नाइट्रोजन ली गई है, कितने लीटर H2, कितने ग्राम H2 ली गई है, कितने ग्राम अमोनिया ली गई है, तो ये सारा का सारा अपने को कहां से पता लगेगा? अपने को इनके वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो देखो नाइट्रोजन कितनी है, यहाँ पर 2 है ना, 2 एटम है। एक नाइट्रोजन का भार कितना होता है? 14 होता है, तो 2 का कितना होगा? 28। यानी कि कितने ग्राम नाइट्रोजन भाग ले रही है? 28 ग्राम। ग्राम लिखना जरूरी है क्योंकि मोल की अपन बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो टोटल हाइड्रोजन कितनी है? 6 है, 2 × 6, तो कितने हो जाएंगे? 6 ग्राम हो जाएंगे। ठीक, अमोनिया में देखो कितनी अमोनिया जो है वो बन रही है, यहाँ पर कितनी अमोनिया है? 2 बन रही हैं। एक अमोनिया का भार देखो, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 14 और 3 17, मतलब एक NH3 का भार कितना होगा? 17 होगा, और 2 का कितना हो जाएगा? 34, तो कितना आ जाएगा? 34 ग्राम। क्लियर हुआ? 34 ग्राम। अगर अपने आयतन की बात करें, आयतन, क्योंकि गैसें हैं तो गैसों का आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है, तो स्टोइकियोमेट्री में ही अगर मैं गैसों की बात करूं तो गैसों का आयतन जो है वो कैसे ज्ञात? 1 मोल गैस जो है वो कितना आयतन घेरती है? 22.4 लीटर आयतन घेरती है 1 मोल गैस। ठीक, यानी कि 1 मोल में कितने अणु होते हैं? 6.023 × 10⁻23, लेकिन 1 मोल में कितने लीटर गैस होती है? तो 22.4 लीटर होती है। तो N2, इसमें अगर आयतन की बात करें तो कितनी N2 भाग ले रही है? 1 मोल है इसका मतलब 22.4 लीटर। ठीक, अगर H2 की बात करें तो कितने मोल है? 3 मोल है। 1 मोल में कितनी होती है? 22.4, तो 3 में कितनी होगी? 3 × 3 कर देंगे, तो इतने लीटर हाइड्रोजन भाग ले रही है इसमें। और अगर अमोनिया की बात करें तो 2 × 22.4 लीटर। ठीक है भाई, तो ये इस प्रकार, ये सारा जितना कुछ मैंने इसमें लिख दिया ना, ये संख्यात्मक विश्लेषण कर दिया इसका। इसी को ही क्या कहा जाता है? स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है, या फिर रस समीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करके बता देता हूं। अभिक्रिया की जो रस समीकरण विधि है उसमें एक एग्जांपल हम और करते हैं। देखो CH4 + 2O2 तीर का निशान, CO2 + H2 2H2O। ठीक है, सारे के सारे गैसीय अवस्था में है, ये सब गैसीय अवस्था में है। ठीक है, अब देखो करना क्या है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? मोल।
मोल कितने हैं, ये कितने हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 मोल है। ऑक्सीजन कितनी मोल है, 2 मोल है। CO2 1 मोल, वाटर 2 मोल। ठीक है, मोल लिख दिए। अब क्या करना है, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। ठीक है, तो CH4 के कितने अणु, 6.023 × 10 की पावर 23। अब इसके बारे में ये एक और चीज देख लो, ये जरूरी नहीं है पूरा आपने को यही लिखना हो बार बार। इसकी जगह अपने इसको अवोगाद्रो नंबर कहा जाता है, अवोगाद्रो संख्या, तो इसकी जगह हम Na लिख देते हैं। बस Na जो है ये ध्यान रखना, A कैपिटल आएगा। अगर आपने स्मॉल लिखा तो सोडियम बन जाएगा ये। ठीक है, तो Na लिख सकते हैं। तो देखो 2 इंटू क्या कर देते हैं, Na। ठीक, इसमें कितना, 1 इंटू Na, इसमें कितना, 2 इंटू Na। ठीक, ऐसे करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा कितनी आएगी, जोड़ो इसको। एक कार्बन का 12 होता है, 12 में एक हाइड्रोजन का 4 होता है, तो 4 का 4 होगा, 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 ग्राम। एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का होगा 32, और 32 इंटू फिर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। CO2 44 ग्राम, जोड़ के देख लेना इसको। कार्बन का 12 होता है, 16 16 32 और 12 44 हो जाएंगे, 44 ग्राम। एक वाटर का 18 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 36, तो ये 36 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। अब तीसरा इसमें आता है आयतन। तो आयतन देखो, अगर आयतन ही ज्ञात करना है तो कितने मोल है ये, 1 मोल ये ना, तो कितना आ जाएगा इसका आयतन, 22.4 लीटर। ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर। ये कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर, क्योंकि 1 ही मोल है। ये कितने मोल है, 2 मोल है, तो 2 इंटू 22.4 लीटर आ जाएगा। आगे ना बात समझ में। इस प्रकार से आपको ये सारा सिस्टम जो है समझ में आना चाहिए। ये सारी स्टोइकियोमेट्री जो है इसको आपको ये आनी चाहिए। ठीक, तो ये तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री हुई, अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री। अगर हम किसी अणु की स्टोइकियोमेट्री याद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे Al2O3 लिखा, ठीक, तो इसके अंदर अगर आप इसकी स्टोइकियोमेट्री देखो तो Al2O3 के कितने मोल है, यहां पर कितने हैं, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 मोल है इसका मतलब। ठीक, 1 मोल। इसमें एल्युमिनियम के कितने मोल हैं भाई, ये तो एक पूरा हुआ ना, इस पूरे में एल्युमिनियम कितने हैं, 2 है, ये देखो 2, तो एल्युमिनियम के कितने मोल है, 2 मोल है। ऑक्सीजन के कितने मोल है, कितने मोल है, तो 3 है, तो 3 मोल है। समझ में आई ना बात। इस तरीके से अपने इनके मोल्स जो है वो निकाल सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री ज्ञात कर सकते हैं, हर चीज इसके अंदर आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आपको ऐसे कर लेना है इसको, स्टोइकियोमेट्री को। अब ये अभिक्रियाओं की स्टोइकियोमेट्री और किसी अणु की स्टोइकियोमेट्री तो ये है। लेकिन अगर कभी आपको ये आ गया कि विलियन में जो स्टोइकियोमेट्री अगर आपको ज्ञात करनी है, विलियन में अभिक्रिया की रस समीकरण नीति, अगर आपको किसी विलियन के अंदर रस समीकरण नीति निकालनी है, मतलब विलियन के अंदर जो अभिक्रिया हो रही है उसकी, तो फिर आपको यहां पर मोलरता पढ़नी पड़ेगी, मोलरता। ठीक है, मोलरता के बाद में आती है मोललता, नॉर्मलता, ठीक है, ppm, ppb, ठीक, ppb। इसके अलावा मोल अंश, या इसको मोल भिन्न भी कहा जाता है,
द्रव्यमान प्रतिशत, ये सारी चीजें आपको इस रस समीकरण नीति के अंदर आएंगी। तो कल के वीडियो में मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होती है। ठीक है भाई, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन मोलरता, नॉर्मलता, पीपीएम, पीपीपी, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश या मोल भिन्न या द्रव्यमान प्रतिशत या फिर आयतन प्रतिशत, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफी है।